हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी ही हम आपको जीआरएफ क्वालिफाई ऑल सब्जेक्ट नहीं तो लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट के स्टूडेंटों का इंटरव्यू दिखा देंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप होम साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट से भी हैं तो एजुकेशन का दे चुके हैं, आपको आने वाले टाइम में जल्दी ही होम साइंस का देंगे। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, अदर मतलब जितने भी हो सकेंगे मे भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग के निकले प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम करते, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने भी क्या करा है मदान की बुक पढ़नी है तो आपको बता दें कि यहाँ पे A to Z यानी आपको पूरी मदान कराई जाएगी। आज मदान के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे यूनिट 2 के, जो किससे जुड़े होंगे, रिसर्च से जुड़े होंगे। आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कंटेंट के बिना आप क्या है आगे के लिए नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपको एमसीक्यू टाइप प्लस कंटेंट दोनों को ही कवर कराया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज आपको अभी वो श्रृंखला छोटी रहेगी, यानी उसका अभी जो टाइम रहेगा वो कम रहेगा। धीमे धीमे उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आप क्या है, योद्धा हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थायी दांत निकलने की आयु होती है। तो आपने देखा होगा जब अमूमन छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दांत अपने आप गिरने लगते हैं। पहले तो दांत निकलने लगते हैं जब 8 माह से होते हैं, तभी से दांतों का क्या है निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी आपको बता दें कि जो मसूड़े होते हैं, जो उसके जबड़ा होता है, उसमें जो दांतों की आकृति बनी आती है उसकी जो गर्भावस्था से ही आती है। इसीलिए वो 6 माह के बाद, यानी जब तक वो 8 माह का होता है, वो फूलने लगते हैं। तो गर्भ से ही आते हैं वो, तो याद रखिएगा। बस वो दिखाई नहीं देते, 8 माह के बाद 6 से 8 माह के बीच में वो दिखाई देने स्टार्ट होने लगते हैं। मतलब ज़्यादा तकलीफ बच्चे को 8 माह पे आके होती है कि वो निकलना स्टार्ट होते हैं। और अमूमन जब वो 1 साल के करीबन हो जाता है तो उसके कभी कभी 2 ऊपर 2 नीचे इस तरह 4 दांत आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह गिलहरी टाइप के 4 दांत हो जाते हैं। 4 दांत का हो जाता है जब वो 1 साल का होता है। स्थायी दांत निकलने की आयु अगर यहाँ पे पूछी जाए तो ये दांत 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष और 8 वर्ष। तो आप यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा 8 वर्ष पर क्या होता है, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। निकलने की आयु होती है 8 वर्ष। सहसावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय है टीकाकरण, पौष्टिक आहार देना। ये तो भाई खा ही नहीं सकता बच्चा। तो इस तरह से ऑप्शनों को आपको हटाते जाना है। अधिक भोजन देना, ये भी नहीं। मौसम से बचाना, ये कोई क्या है, बचाव नहीं है रोगों से। तो रोगों से बचाव किससे होता है, तो टीकाकरण से होता है। तभी आपने देखा होगा शिशु का बर्थ होते ही टीकों का शुरुआत हो जाती है और टीकों की वजह से वो बहुत परेशान रहता है। जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है। भाई यहाँ पे बात हो रही है पर्यावरण की, एक शब्द याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है पर्यावरण की। तो जनजीवन पर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक आप किससे प्रभावित होते हैं, तो पर्यावरण से। क्योंकि अभी सर्दियां हैं और जो इधर के क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें कितनी सर्दियां लग रही होंगी, ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम सर्वाधिक किससे प्रभावित होते हैं, अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। बाद में हमें कोई और फैक्टर प्रभावित करता है, जो चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर पर्यावरण पूछा है तो याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा ए, सभी नहीं बनेगा। क्योंकि ये सामाजिक है, ये सांस्कृतिक है, ये फैक्टर हैं। बट ये कैसे फैक्टर है, ये भौगोलिक या फिर पर्यावरण फैक्टर नहीं है, ये सांस्कृतिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं या सामाजिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे ये सभी नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, प्राकृतिक या भौगोलिक का पड़ता है सर्वाधिक प्रभाव। ठीक है, क्योंकि और प्रभावों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, मगर ये तो प्रकृति देती है तो आप इसे कम या ज़्यादा अपने अनुसार नहीं कर सकते। मिकोनियम क्या है, तो मिकोनियम की अगर बात की जाए तो शिशु के जन्म रुधन है, शिशु का प्रथम मल त्याग है, शिशु का प्रथम आहार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये शिशु का प्रथम मल त्याग है। कौन सा तत्व माता के दूध से प्राप्त नहीं होता। अगर हम किसी भी दूध की बात करें, या माता का दूध आपको पकाने के लिए टर्म दिया है, बट आपको याद रखना है कि कोई भी दूध हो, जानवर का अगर दूध है तो आपका, अगर वो कच्चा दूध है तो वहाँ विटामिन सी की मात्रा कुछ पाई जा सकती है, बट विटामिन सी की मात्रा गर्म करते ही नष्ट हो जाती है। तो माता के दूध में प्राप्त नहीं होता है, या अदर दूधों में विटामिन सी की मात्रा नगण्य होती है।
ठीक है, इस टर्म को याद रखेंगे। विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, नग्न होती है, यानी ना के बराबर होती है अन्य दूधों में, और यहाँ में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नग्न का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी होते हैं, बट विटामिन सी की जो मात्रा है वो दूध में नग्न होती है, नहीं के बराबर होती है, तो नहीं पाया जाता है। जब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं और उसको जितनी अधिक टेम्परेचर पर उगालते हैं उतना ही अधिक क्या है, उसकी विटामिन सी नष्ट हो जाती है, तभी तो दूध लंबे समय तक चलता है, क्योंकि दूध का फटना विटामिन सी की मौजूदगी दिखाता। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आपको दही या मठा पास हो दूध के, तो दूध पट जाता है, क्योंकि दही और मठे में क्या है, खटास है। जिस चीज़ जो जो चीज़ें आपकी खट्टी होती हैं और लिक्विड उसमें होती हैं फॉर्मेट में, उन सब में विटामिन सी की मात्रा कहीं ना कहीं मौजूद होती है। शरीर के ऐसे अंग जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान आंतरिक व बाहरी, यानी हमारे अंदर और बाहर के पर्यावरण का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसे शरीर के अंग पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, ज्ञान इंद्रियां, मस्तिष्क, ये दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हैं। ज्ञान इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां आ जाती हैं, याद रखेंगे कौन कौन सी, तो आप याद रखेंगे कि क्या है, आँखें हैं, जीभ है, हाथ है, और और क्या है, जल्दी बताइए। तो 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियां, तो आँख, कान, मुंह मतलब जीभ, आँख, कान और जीभ और हाथ, और क्या रह गया, और नाक। ठीक है, ये भी क्या करती है, सुगंध से चीज़ों को पता कर लेती है। और मस्तिष्क को आपका सबसे बड़ा क्या है, आपके प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दों का संक्रमण, इनमें से सभी। तो जो गर्भ अवस्था है उसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो समस्या रहती है वो रहती है गर्भपात की। ठीक है, भय रहता है, इसमें पूछा गया है भय रहता है, तो यहाँ पे डर बना रहता है, तो ये इसी का बना रहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं तो उनसे कहा जाता है कि ट्रेवलिंग कम करो, भागो दम, दौड़ो कम, तो ये सब चीज़ें इसीलिए कही जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार भारत में कहाँ हुआ, चेन्नई, मुंबई, गुजरात, कोलकाता। तो यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार की अगर बात की जाए तो ये कहाँ हुआ था, तो ये चेन्नई में हुआ था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इंग्लैंड, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा कि ये संस्थान का मतलब मुख्यालय कहाँ है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो रहता है इसका, वो राइट आंसर क्या रहता है, तो याद रखेंगे WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा में है। जेनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, चेचक या बड़ी माता, खसरा, छोटी माता, इनमें से सभी। तो विषाणु यानी हम वायरस आपको करा चुके हैं, वायरस से होने वाली डिजीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वही करा चुके हैं, तो इनमें से सभी है। ठीक है, वायरस यानी विषाणु से होने वाला। यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो और हनोई। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। वह देश कौन सा है जहाँ समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, यूरोप। तो वह देश कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो अमेरिका रहेगा। हानिकारक विलासिता आवश्यकता है, कार, सोने की घड़ी, शराब और मखमल का बिस्तर। तो यहाँ पे है हानिकारक, यानी ऐसी वस्तु जो हानि पहुँचाती हो, तो हानिकारक विलासिता आवश्यकता है, तो वो है शराब की। ठीक है, ये हानिकारक होती है क्योंकि इससे क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, यानी लीवर खराब हो जाता है अगर आप अधिक शराब पीते हो। फिर लीवर खराब होने के बाद शरीर के अन्य पार्ट भी खराब होने लगते हैं, तो इसीलिए इसे हानिकारक यानी हानि पहुंचाने वाली विलासिता में रखा जाता है। जबकि सोने की घड़ी, मखमल का बिस्तर और कार ये सभी विलासिताओं के साधन हैं। कैसे सर्वोत्तम या अच्छे साधन है, या कहें
हानिकारक ना होकर लाभकारी हैं, बट हानिकारक कौन है इसमें से? शराब है। तो आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली तंज का दम। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपको ट्रू मैन का क्या रहेगा, हाँ, एक पार्ट थोड़ा सा आपको मिलेगा। आज अभी इस पार्ट की शुरुआत थोड़े थोड़े पार्टों में की जाएगी, फिर वही टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।